नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी गवर्नर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल यह समाप्त होगा। 19 जुलाई 2019 को उन्होंने यह कार्यभार संभाला था। केंद्र सरकार जल्द ही इस पर अहम फैसला लेगा। गवर्नर के अगले कार्यकाल को लेकर कयास शुरू हो चुके हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। गवर्नर के अगले कार्यकाल को लेकर कयास शुरू हो चुके हैं और गुजरात की सीएम रह चुकी आनंदीबेन पटेल और जल्द ही उनका कार्यकाल यह समाप्त होने जा रहा है। यूपी में वो गवर्नर के पद पर तैनात थी और अब खबर जो सामने आ रही है, केंद्र सरकार जल्दी इस पर अहम फैसला लेगी। गवर्नर के अगले कार्यकाल को लेकर यह कयास शुरू हो चुके हैं। केंद्र सरकार ही इस पर अब अगला फैसला जल्द से जल्द देगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सीपी सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सीपी सिंह, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है। यूपी के गवर्नर को लेकर उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आनंदीबेन पटेल का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है और खबर यह भी है कि केंद्र सरकार जल्दी इस पर कुछ अहम फैसला भी लेने वाली है। कुछ इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। जी देखिए, 29 जुलाई 2019 को आनंदीबेन पटेल को यूपी का राज्यपाल बनाया गया था और कल इस हिसाब से कल सोमवार को उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस वक्त चारों नजर लगी हुई है सभी की राजभवन की ओर यहाँ नया राज्यपाल आएगा या फिर दोबारा ही इनका कार्यकाल रिपीट होगा। लेकिन नई बात ये बता दूं कि अभी तक यूपी में किसी भी गवर्नर को दूसरा कार्यकाल नहीं मिला है। अब संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि दूसरे कार्यकाल जब तक कोई दूसरा गवर्नर तैनात होते हैं तब तक इनको बनाया जा सकता है या फिर कोई नया होगा। जी बिल्कुल सीपी सिंह, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हो सकता है इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सके, क्योंकि ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि रिपीटेशन हुआ हो और ये पहली बार होगा अगर ऐसा होता है। तो क्या कोई नाम इस तरह से अभी आगे चल रहे हैं, कोई कयास लगाए जा रहे हैं कि नामों को लेकर कोई चर्चा हो? खास बात यह है कि अभी बड़े नाम कोई भी नहीं है, छोटे मोटे नाम जो है वो हवा में तैर रहे हैं। और अगर दूसरी बात यह है कि अगर इनको एक बार को कुछ लोगों की चर्चा ये भी है, हवा में ये भी बात तैर रही है कि इनको दोबारा राज्यपाल बनाया भी जा सकता है, क्योंकि ये गुजरात खेमे के मोदी खेमे की बड़ी निकट मानी जाती है। आपको याद होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री वहां से मुख्यमंत्री को छोड़ के गुजरात से प्रधानमंत्री बने थे तो इन्हीं को वहां का गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसलिए प्रयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इनको जो है दोबारा बना दिया जाए और इससे जो कम से कम यहाँ का रिकॉर्ड है रिकॉर्ड सिस्टम हो जाएगा, इतिहास बन जाएगा तो दोबारा रिपीट कार्यकाल हो जाएगा। ठीक है सीपी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से ही ये बड़ी खबर है। माता प्रसाद पांडे में जो नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया है यूपी विधानसभा में, अब वो कमान संभालेंगे। सपा के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी ये दी गई है। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा इसको लेकर लेटर जारी कर दिया है। महबूब अली बने हैं अधिष्ठाता मंडल और कमाल अख्तर को भी जिम्मेदारी ये मिली है। डॉक्टर आर.के. वर्मा भी उप सचेतक बनाए गए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ये बनाया गया है और फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का लोकसभा में बहुत अच्छा जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, काफी सीटों पर जीत हासिल की है और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई है। अब एक बड़ी जिम्मेदारी और ये बड़ा फेरबदल किया गया है। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा लेटर जारी कर दिया। ये लेटर आपके सामने है। महबूब अली जो हैं अधिष्ठाता मंडल, उनको बनाया गया है। इसी के साथ ही और नाम भी इसमें शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। तौकीर, समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आई है। अब माता प्रसाद पांडे का नाम सामने आ रहा है, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और कुछ नाम भी इसमें शामिल हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पहले समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जा रहा था कि पीटीए के नारे के साथ ही समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करेगी, यानी कि पिछड़ा दलित या अल्पसंख्यक, इससे उलट एक नई तस्वीर अखिलेश यादव ने बनाई है। एक ब्राह्मण चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं माता प्रसाद पांडे और सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक हैं। वरिष्ठ नेताओं में शामिल होते हैं। समाजवादी पार्टी के जब स्थापना की गई थी तब से समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और मुलायम सिंह जो करीबी रहे हैं और आज उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि अब ब्राह्मण चेहरा जो होगा वो समाजवादी पार्टी की तरफ से विपक्ष का नेता है। और इसके अलावा कमाल अख्तर जो मुख्य सचेतक बनाए गए हैं, मेरठ से विधायक हैं,
अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। मुख्य सचेतक की बड़ी भूमिका होती है विधानसभा में, वो व्हीप का नेता होता है, सारे मुद्दे जो होते हैं वो विधायकों की तरफ से वो उसको बातचीत के लिए रखते हैं पटल पर। और इसके अलावा विधानसभा में क्या मुद्दे रखे जाएंगे, क्या नहीं रखे जाएंगे, पार्टी की क्या गाइडलाइन है, इसको लेकर वो नेता की भूमिका में होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक और नाम शामिल है, महबूब अली का। महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल बनाया गया है। ये एक बड़ी भूमिका महबूब अली को सौंपी गई है। बड़ी जिम्मेदार नेता है। अभी तक वो कई ऐसे सभापति भी रहे यहाँ पे विधानसभा में, लेकिन आज जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये जिम्मेदारी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जब विधानसभा अध्यक्ष यानी कि सतीश महाना जब कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो विपक्ष का जो सबसे सीनियर नेता होगा वो सदन चलाएगा, वो नेता सदन बनाया जाएगा। और ये जिम्मेदारी महबूब अली की जिम्मे गई है। समाजवादी पार्टी ने उनको अधिष्ठाता मंडल बनाया है, यानी कि एक बड़ी भूमिका में महबूब अली भी नजर आने वाले हैं। R.K. वर्मा को भी उप नेता बनाया गया, उप सचेतक दल का नेता बनाया गया है। यानी कि आज जो गणित है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिला है। सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जात और धर्म से हटकर उन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो सच में ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा सीनियर और ऐसे नेता जो विपक्ष की भूमिका को बेहतर निभा सकते थे, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और माता प्रसाद पांडे सबसे सही और बेहतर चुनाव के हिसाब से देखा जा रहा है क्योंकि वो अब तक के जो विधायक है समाजवादी पार्टी के उसमें सबसे सीनियर मोस्ट नेताओं में शामिल है। बिल्कुल तौकीर, लेकिन जिस तरह से 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उससे पहले यूपी में बहुत उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। योगी सरकार में सरकार संगठन के बीच कोई तालमेल नहीं है, दिल्ली तक खबरें पहुंच रही हैं। विपक्ष एक मजबूत भूमिका में नजर आ रहा है और उस पर चुटकी लेता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन जो बड़ा फेरबदल किया गया, बड़ा ब्राह्मण चेहरा माता प्रसाद पांडे जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, किस तरह से अब इसको देखा जा रहा है? फिर चाहे 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं या फिर आगामी जो और चुनाव भी होने हैं, कितनी मजबूती के साथ इस चेहरे को देखा जा रहा है? क्या कुछ समीकरण साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है? आप देखिए, फिलहाल तो ये बिल्कुल भी फैसले से ये नहीं लगता है कि इसमें कुछ जाति समीकरण का कोई तालमेल है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे खुद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि बड़ी भूमिका वो निभा चुके हैं विधानसभा में और उन्हें उसी के बल पे इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी को उसका फायदा जरूर मिलेगा। पिछले चुनाव में चाहे वो 2022 का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का 2024 का चुनाव हो, दोनों चुनाव में कहा गया कि जो ब्राह्मण है वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। अगर ऐसा कुछ समीकरण बनता है तो कहीं ना कहीं माता प्रसाद पांडे को जब नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा तो उसके बाद उस समीकरण पर भी समाजवादी पार्टी काम करते नजर आ सकती है, यानी कि ब्राह्मणों की एक बड़ी खेत को अपने साथ साधने की कोशिश होगी। फिलहाल कई बड़े ऐसे नाम हैं जो समाजवादी पार्टी के लगातार संपर्क में है, लेकिन इस बीच जो एक और बड़ा चेहरा था, जो ब्राह्मण चेहरा था समाजवादी पार्टी का, मनोज पांडे, वो यहाँ से दूर हो चुके हैं क्योंकि पहले उन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया था, लेकिन उन्होंने लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और वो अभी फिलहाल बागियों की गिनती में शामिल है। और समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा, यानी कि अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि ऐसे नेताओं को वापस नहीं लिया जाएगा और अगर कोई उन्हें साधने की कोशिश करेगा या उनकी पैरवी करेगा तो उसे भी पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि संकेत साफ है कि ब्राह्मण चेहरे की जगह एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा उन्होंने उभार दिया है और अब वो जो कमी है ब्राह्मण चेहरे की वो माता प्रसाद पांडे के तौर पर पूरी की जाएगी। और उसके अलावा एक बड़ी तो साधने की भी कोशिश की जाएगी कि पूर्वांचल के जो ब्राह्मण चेहरे हैं, जो नेता हैं, उनको वापस पार्टी में लाया जाए। इसकी कवायद भी माता प्रसाद पांडे के जरिए शुरू की जाएगी। ठीक है, चलिए तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है। शूटर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड की उम्मीद उनसे थी। 10 मीटर एयर पिस्टल में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शूटिंग में मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी बनी है मनु भाकर। सीएम नायब सैनी ने भी मनु भाकर को बधाई दी है। दमदार और साहसी बेटी को बहुत बहुत बधाई। मनु पर देश और हरियाणा को गर्व है। देखिए, हरियाणा से बिलोंग करती है मनु भाकर, हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करती है और उन्होंने ये इतिहास रचने का काम किया है। और देखिए, अब तक ओलंपिक में कोई मेडल नहीं मिला था, लेकिन अब ये पहली भारतीय महिला शूटर बनी है मनु भाकर जिन्होंने इतिहास रच दिया है। और बधाइयों का तांता ये लग चुका है। प्रधानमंत्री भी लगातार उनको बधाई दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी बकायदा ये बधाई दी है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, मनु भाकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने लिखा एक ऐतिहासिक पदक, बहुत बढ़िया, भारत के लिए पहला पदक जीतने पर यह बहुत बहुत बधाई। मनु को कांस्य पदक के लिए बधाई। यह सफलता और भी खास है, क्योंकि ये खास इसलिए हो जाती है कि ये इतिहास है अपने आप में। शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला शूटर बनी है मनु भाकर। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बधाई दी है। नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी मनु भाकर को इस सफलता पर, इस बड़े अचीवमेंट पर बधाई दी है।
तो देखिए, मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत के खाते में पहला मेडल ये आया और अब उम्मीद यही है कि जब शुरुआत अच्छी हुई है तो एंडिंग भी अच्छी होगी और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक ये पेरिस में ओलंपिक ये चलेंगे। और क्योंकि आपको बता दें कि तमाम खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने के लिए इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं, उसमें चाहे स्विमिंग की बात करें, शूटिंग की बात करें, बैडमिंटन की बात करें, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त इसी उम्मीद के साथ पेरिस ओलंपिक में मौजूद हैं कि वो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झांसी में पुलिस व टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसके चलते जवाबी फायरिंग में गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से अवैध असला, खोखा, मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस टीम की यह बड़ी कार्रवाई आगे भी जारी है। और वही पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में प्रयागराज के दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट से गंगा जल भरकर भक्त काशी विश्वनाथ भोले बाबा के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं और जल भी चढ़ा रहे हैं। और जनता टीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची है, लोगों से बातचीत भी की है, वो एक बार देख लेते हैं। सावन के महीने का कल दूसरा सोमवार है, मगर उससे पहले ही लोग दशाश्वमेध घाट से जल भर के काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं। और इस समय हम दारागंज घाट पर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं ये शॉप है जहां पर भीड़ लगी है। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर मोदी और योगी वाली टी शर्ट और बुलडोजर टी शर्ट की भी डिमांड है, मगर इस बार सबसे ज्यादा महाकाल की टी शर्ट बिक रही है। फिलहाल हम लोग से बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग कहाँ जल चढ़ाने जा रहे हैं, क्या लेने आए हैं? बाबा भाई क्या लेने आए हैं? मोदी के कपड़े लेने आए हैं। टी शर्ट ले रहे हैं आप? हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं। तो और लोग से बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या खरीद? टी शर्ट ले रहे हैं, कौन सी टी शर्ट ले रहे हैं? मोदी योगी वाली। क्या खास है? भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, बाबा बैजनाथ धाम, वही टी शर्ट ले रहे हैं। मोदी योगी की। तो देखिए, ये बता, दुकानदारों से बात करेंगे। ये बताइए, इस बार किस तरह से डिमांड है, किस टी शर्ट की सबसे ज्यादा डिमांड? तो इसको हाँ 500 दिए। योगी मोदी का ऐसा टी शर्ट का बहुत डिमांड है, लोग काफी मांग रहे हैं। बाकी तो भगवान शिव की तो बिक रहे हैं, बहुत अच्छे से टी शर्ट लेटेस्ट आए हैं, भगवान शिव के रूपरेखा में आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट में आए हैं, वो बिक रहे हैं। साथ ही साथ योगी जी का टी शर्ट बहुत अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छा बिक रहा है। महाकाल की टी शर्ट की? महाकाल का टी शर्ट बिक रहा है। महाकाल का टी शर्ट में भगवान योगी जी बने हुए हैं, भगवान बने हैं, भगवान साथ योगी जी बने हैं, वो टी शर्ट की काफी डिमांड है। तो देखिए, जिस तरह से दुकानदारों ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर मोदी और योगी की टी शर्ट की डिमांड है। एक तरफ भोले बाबा की फोटो है तो दूसरी तरफ मोदी और योगी की फोटो है। और इस तरह से जो कांवड़ यात्रा पर जल चढ़ाने यहाँ से दशाश्वमेध घाट से जल भर के जा रहे हैं, वो यहाँ से टी शर्ट भी खरीद रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी मोदी योगी बुलडोजर और सबसे खास बात महाकाल की टी शर्ट की ज्यादा डिमांड दिखी है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। आगरा में यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने किए हैं 1 महीने 60,000 के चालान। डीसीपी ने की है वासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दबंगों ने एक ही परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कानपुर देहात में बीजेपी ने आयोजित किया है मतदाता अभिनंदन समारोह। राज्य मंत्री सांसद, पूर्व सांसद ने की है फूलों की बारिश, साथ ही मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का मामला। एएमयू स्टाफ नदीम मोहम्मद की मेडिकल में उपचार के दौरान मौत। एएमयू के 2 स्टाफ पर हुई थी कैंपस में फायर। सहारनपुर पुलिस ने अपने जिले में किया है पैदल मार्च। कांवड़ यात्रा मार्गों और कानून व्यवस्था को लेकर यह पैदल मार्च किया गया। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला। कमरे में दुपट्टे पर फंदे पर लटका झूलता मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। बदायूं पहुंचा है शहीद का शव। हजारों की तादाद में जुड़ी है लोगों की भीड़। नमाकों से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं जिले के आला अधिकारी, साथ ही राजनेता। युवाओं ने जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोहित तेरा नाम रहेगा के नारे भी लगाए। ललितपुर में मछली पकड़ते समय पानी में बह गया लापता युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिसकर्मी युवक की खोजबीन कर रहे। मैनपुरी में पिछले 15 दिनों में प्राइवेट अस्पतालों में 12 से अधिक की मौत हो चुकी है। पीड़ित परिजनों ने कार्रवाई के लिए उठाई आवाज। लगातार हो रही मौत के बाद भी मैनपुरी का स्वास्थ्य विभाग नींद में सोया।
प्रयागराज में फल की दुकान में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, बमुश्किल आग को कंट्रोल किया, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। बरेली में तेल के गोदाम में भीषण आग लगी है, ड्रम फटने से धमाका भी हुआ, किला थाना क्षेत्र के पास की घटना। हाथरस में श्रद्धालुओं से भरी डबल डेकर बस सड़क किनारे पलट गई, हादसे में 16 श्रद्धालु घायल, कई की हालत नाजुक, पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भिजवा दिया। रायबरेली में टप्पेबाज महिला को दुकानदार ने रंगे हाथों पकड़ लिया, तलाशी के दौरान महिला के बाइक से ज्वेलरी और नकदी बरामद, सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। सहारनपुर में बीजेपी विधायक के नेतृत्व में कांवड़ियों का भव्य स्वागत हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर विधायक और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में फूलों से स्वागत किया। प्रयागराज में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में पत्रकारों ने किया वृक्षारोपण, डीसीपी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। बिजनौर में कंपोजिट विद्यालय में छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ, एक मजदूर की मौत की खबर, 2 घायल, मौके पर पहुंचे हैं एसडीएम और सीओ, मामले का संज्ञान लिया। अमेठी में बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में एक की घायल, एक की मौत की खबर है, सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।